नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब स्वागत है। और प्रोफेसर साहब अभी कई चीजों पे बात करनी है आज तो, लेकिन जो इस समय की सबसे बड़ी खबर कल से है वो अरविंद केजरीवाल साहब का छूटना। और छूटने से ज्यादा अहम है कि जिन कारणों को देख के सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा है, मेरे हिसाब से वो भी अहम कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लोकतंत्र के फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये जरूरी माना है कि एक व्यक्ति जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक जगह का चीफ मिनिस्टर है, उसको चुनाव में पार्टिसिपेशन उसका जरूरी है, जबकि उसके बाहर जाने का कोई थ्रेट नहीं है। तो मैं प्रोफेसर साहब इसको इस तरह से भी देख रहा हूं कि केजरीवाल साहब के बाहर आने से दिल्ली का चुनाव जो शायद अभी तक बहुत नहीं उठ रहा था, उसमें अब एलानिया बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। और जो हम लोग शायद सोच रहे थे कि एक आध सीट कांग्रेस को, एक आध सीट आम आदमी पार्टी को, उसमें जरूर चेंज होगा। तो पहली टिप्पणी तो इस पे कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इन लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। प्रोफेसर आनंद जी, पहली बात तो यह है कि आपका जो अवलोकन है मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव में एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जो जरूरत होती है हर स्वस्थ लोकतंत्र में, उस शर्त उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है। और दरअसल ये चुनाव आयोग के लिए भी एक इशारा है। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को या संजय सिंह को या सोरेन को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था चुनाव से पहले, उसी समय चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल को तो ठीक ठीक उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब आदर्श चुनाव संहिता लागू थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, उस वक्त गिरफ्तार किया गया उसके दौरान। और चुनाव आयोग के पास सारी शक्तियां होती हैं। चुनाव आयोग उसी समय हस्तक्षेप करके ईडी से, सीबीआई से, सबसे कह सकता था कि ये समय गिरफ्तारी का नहीं है। आपको जो कार्रवाई करनी होती या तो आप पहले करते उसके, या आप चुनाव या 4 तारीख के बाद आप कार्रवाई करते। ये समय गिरफ्तारी का नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। और इस तरह चुनाव आयोग ने एक सरकार को अपना एक लोकतंत्र विरोधी खेल खेलने दिया। और यही चीजें हैं जो चुनाव आयोग की जो साख है उसको गिरा रही हैं। एक जमाने में हमारे चुनाव आयोग की साख बहुत हुआ करती थी। इस पे प्रभु चावला ने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी अभी एक दिन की थी। उनका कहना था कि चुनाव आयोग फाइलों में उस रीढ़ की तलाश कर रहा है जो शेषन ने उसे कभी दी थी, और वो उसको रीढ़ मिल नहीं रही है चुनाव आयोग को। फाइलें देख रहा है चुनाव आयोग, लेकिन उसमें वो रीढ़ नहीं मिल रही है जो शेषन ने चुनाव आयोग को दी थी। बहुत अच्छी टिप्पणी थी। तो पहली बात तो ये है ही जो आपने कहा है। दूसरी बात एक और इसमें महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रवैया बना रखा था कि जैसे ही किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई ईडी की, वैसे ही उसको कहने लगते थे ये अपराधी है, ये अपराधी है, ये अपराधी है। हम और आप, मुझे यकीन है हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें कोई मुरव्वत नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की। लेकिन उस कार्रवाई का क्या मतलब है? उस कार्रवाई का मतलब ये तो नहीं है तानाशाही में होता है कि समरी ट्रायल करके गोली मार दी जाती है। ये तो नहीं हो सकता उस कार्रवाई का मतलब। कार्रवाई का मतलब ये होता है कि अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है तो आप उसके ऊपर एफआईआर कीजिए, उसकी गिरफ्तारी कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए और बाकायदा अदालत से उसको सजा दिलवाइए। केवल तभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपका अभियान है वो अभियान कानून सम्मत हो सकता है, संविधान सम्मत होता है, नागरिक अधिकारों के दायरे में होगा और वो सफल भी होगा। उसका समाज के ऊपर और पूरी प्रणाली के ऊपर उसका एक बेहतर असर भी होगा। लेकिन ऐसा ना करके भारतीय जनता पार्टी और ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चार एक दूसरे से जुड़े हुए हों। जैसे इधर कार्रवाई होती है, भाजपा के प्रवक्ता मंचों चिल्लाने लगते हैं कि एक और भ्रष्टाचारी पकड़ लिया, एक और भ्रष्टाचारी पकड़ लिया, भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार की तमाम बकवास और बहुत ही घटिया किस्म के वक्तव्य जो है वो लगातार मीडिया में दिए जाते हैं। और उससे एक लगातार एक प्रचार चल रहा था। वो प्रचार कुछ इस तरह का था कि इनके मुकदमे का फैसला जो बाद में होगा, जनता की निगाह में इनको पहले अपराधी ठहरा दिया जाए। पूरा खेल ये था। पूरे विपक्ष को, अरविंद केजरीवाल तो उसकी एक बड़ी हस्ती है, पूरे विपक्ष को करवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणियां की हैं और जो अपने अवलोकन किए हैं, उसमें इस पूरे रवैये की हवा निकल गई है पूरी तरीके से।
कोई भी भाजपा नेता अब सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक आज विनय सहस्त्रबुद्धे ने, जो उस तरह से देखा जाए तो रोजमर्रा की राजनीति वाले भाजपा नेता नहीं है, भाजपा के तो है ही, लेकिन भाजपा उस तरह के नेता नहीं है, तो उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में एक पक्ष ले लिया है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो भाजपा के समर्थक पत्रकार सक्रिय हैं और जिन्हें अच्छी खासी व्यूअरशिप मिलती है, अच्छे खासे श्रोता मिलते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियान चला दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का, सुप्रीम कोर्ट की इतना कमाल की टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था। ये राष्ट्रीय संसद वाले सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहते हैं निजी बातचीत में, और ये लोगों की हालत है। तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की घटना हुई है, और इस घटना के केवल फौरी परिणाम तो निकलेंगे ही जो चुनाव पर असर डालेंगे, इसके दूरगामी परिणाम भी निकलेंगे इस घटना के, जो धीरे धीरे करके हम लोगों के सामने स्पष्ट होंगे। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इस वक्त आम आदमी पार्टी का जो चुनाव प्रचार है, उसके साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार, मुझे पक्का यकीन है कि अरविंद केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, साथ अब 4 सीटों के ऊपर, वो 7 सीटों के ऊपर प्रचार करेंगे। मुझे तो प्रोसाहब में बीच में पंजाब में भले वो कांग्रेस की सीटों में प्रचार ना करें, लेकिन दिल्ली में निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटों पर ही प्रचार करेंगे। नहीं, दिल्ली नहीं, संजय सिंह कल कन्नौज आ रहे हैं, वो अब इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार इन लोग कर रहे हैं। इन लोग केवल अपने उसमें नहीं रह गए। कल संजय सिंह आके कन्नौज में बहुत अच्छा भाषण दिए, बहुत अच्छे बोले। नहीं, वो करेंगे। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग तरह की है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहां ये कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और दूसरी तमाम जगहों पर कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे। ये मैं कह रहा हूं। जी, मैं एक चीज जरा प्रोसाहब एक छोटी टिप्पणी ले लूं। हम सब लोगों की बहुत ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्यों नहीं बोला। हमारी शिकायत रहती है सार्वजनिक रूप से भी, हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें बोलना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मौका पड़ रहा है तो भाई वो सुप्रीम कोर्ट देश नहीं चला सकता, सुप्रीम कोर्ट का वो काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल चुनाव आयोग को एक डायरेक्शन और दिया है कि ये जो आप फॉर्म 17 का कि कितने प्रतिशत वोट पड़े, ये आप 24 से 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक करिए और बूथ वाइज आप इसको अपलोड करिए। ये कौन सा तमाशा बना रखा है कि 10-10 दिन बाद आप नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जहां कहना है, जहां बोलना है, वहां वो बोल रहा है, उसको ये मानना होगा। अब मैं दूसरा एक और प्रश्न है जो स्पेसिफिक में बाद में आऊंगा। हमारे आप जैसे बहुत से लोग अब समीक्षा करते हैं, हमारे अपने अपने तरह से है, हमारी एक अपब्रिंगिंग है, हमारा एक विचार है, हम एक तरह, और उसमें कहीं ऐसा लगता था बहुत से लोगों को कि हम लोग सरकार के विरोध में पूछते हैं या सरकार से प्रश्न। लेकिन पिछले दिनों आपको नहीं लगा कि 3 फेज की पोलिंग हो गई है, उसके बाद बहुत से लोग जो जिनके बारे में नहीं समझ में आता था कि वो इस बात को कहते हैं किसको, उनका एटीट्यूड बदला है। मैं अपने प्रोग्राम में बता दूं, अब मेरे पास ट्रोल उस तरह से नहीं आते हैं, ट्रोल उस तरह से आके गाली गलौज नहीं करते हैं, वो थोड़ा उस पे कहीं उनके उत्साह में कमी आई है। और हमारे आप जैसे समीक्षक भी जो बीच में कई लोग थे जो दोनों तरफ की बात करते थे, उनको भी लग रहा है कि नहीं अब ज्यादा हो रहा है मोदी जी और बीजेपी के हिसाब से। प्रोफेसर साहब देखिए, आपने जिस जगह उंगली रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और उसकी समीक्षा करना हम सब लोगों के बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। और वो समीक्षा मैं उसकी शुरुआत यहाँ से करता हूँ। आज से 3 महीने पहले या आज से 2-3 महीने पहले जब हम लोग चुनाव की संभावनाओं की समीक्षा करते थे, तो हमारे सामने 2 पक्ष होते थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी दो राजनीतिक शक्तियों के 2 सेट थे, एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में, या क्षेत्रीय शक्तियों और कांग्रेस के मिले जुले नेतृत्व में। इस तरीके से होता था। फिर हम इस लिहाज से देखते थे कि कौन किसके खिलाफ क्या पेशबंदी कर रहा है, और उसमें कभी जब पटना मीटिंग हुई, उसके बाद बंगलौर की मीटिंग हुई, उसके बाद बंबई की मीटिंग हुई, तो हम सब लोग बहुत ही जोश में थे कि विपक्ष की एकता होने वाली है, ये वो, और अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही वो एकता बिखरी, नीतीश कुमार छोड़ के गए, जयंत चौधरी छोड़कर गए, मायावती को नहीं जाने दिया गया उस गठजोड़ में, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जबरदस्त पेशबंदियां की, हमको लगा कि भाजपा ने इतना जबरदस्त प्रबंधन कर दिया है, विपक्ष की एकता नहीं होने दी है, तो हमारा पूरा दृष्टिकोण जो था जी कि विपक्ष एकता क्यों नहीं कर पा रहा है,
विपक्ष इस मौके को हाथ से क्यों निकलने दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रबंधन क्षमता थी, चुनाव की प्रबंधन क्षमता थी, एक तरह से न चाहते हुए भी उसकी सराहना करने की तरफ चला गया। मोटे तौर पे हम लोग बातचीत में यही करते रहते थे। इस पूरे फ्रेमवर्क से एक पक्ष पूरी तरीके से गायब था, और वो था मतदाता। मतदाता इसमें था ही नहीं। और हम लोगों ने यह भी मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेतृत्व के बंधुआ गुलाम हैं, बंधुआ नेतृत्व के बंधुआ हैं, वो मोदी जी से बाहर नहीं जा सकते। जब चुनाव शुरू हुआ, मतदान का पहला चरण आया 19 तारीख को, तब शाम 19 तारीख की शाम को हम लोगों को एहसास हुआ कि एक और पक्ष है समीक्षा का, वो है इस देश का मतदाता, जो हम मान रहे थे केवल मोदी जी द्वारा सुनाई गई झूठी सच्ची कहानियां ही सुन रहा है। हम तो मान ही नहीं रहे थे कि हम तो मान रहे थे विपक्ष कोई कहानी सुना नहीं पा रहा है, केवल मोदी जी की कहानी सुना रहे हैं, तो मतदाता केवल एक ही कहानी सुन रहा है। लेकिन मोदी जी की तमाम जो भाषणबाजी है, उसके अलावा भी मतदाता कुछ और सुन रहा था, उसके मन में कुछ और था। वो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर रहा था मतदाता, और बहुत दिनों से वो 19 तारीख से ही नहीं पुनर्विचार कर रहा है, वो मेरे ख्याल से 6 महीने या साल भर से पुनर्विचार कर रहा होगा मतदाता। और न केवल इसका एक यही पक्ष नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अपनी प्राथमिकताओं में पुनर्विचार कर रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी अपनी प्राथमिकताओं में पुनर्विचार कर रहा था। तो ये जो घटना घटित हुई, इससे हम भी भौचक्के रह गए और भारतीय जनता पार्टी भी भौचक्की रह गई। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे इंतजाम कर रखे होंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा होगा तो हम टीडीपी से कर लेंगे, हम फलाने से कर लेंगे, टीडीपी अगर हार गई तो हम वाईएस तो जगन से कर लेंगे। ये हर तरह का बंदोबस्त भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस इवेंचुअलिटी, ये जो हुआ, इसके बारे में ना कल्पना की थी और ना उसके पास कोई बंदोबस्त था। नतीजा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी की पूरी चुनावी मुहिम नकारात्मक हो गई, पूरी तरह डिरेल हो गई, पटरी पर गई। अब वो रोज एक नया चटपटा जायकेदार फुस्सा उसमें सवेरे उठ के जोड़ते हैं, रात भर सोचते हैं कि सवेरे मुसलमानों के खिलाफ कौन सा जहर उगलना है, पोटेशियम साइनाइड उगलना है कि सल्फास उगलना है। ये रोज वो नया जहर सोच के मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं और उसको कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो पिछले 15-20 दिन के अंदर मोदी जी ने इतने मुद्दे उठाए हैं कि किसी को याद नहीं है कि मोदी जी ने कौन सा मुद्दा उठाया है और कौन सा मुद्दा किससे जुड़ता है। आज मुद्दा उठाते हैं, कल मुद्दा गायब होता है, कल एक नई चीज ले आते हैं। इस तरीके से मोदी जी की पूरी चुनावी मुहिम, मेरा मानना यह है कि डिरेल हो चुकी है। और इस पूरी प्रक्रिया में जब ये नया घटनाक्रम सामने आया है, तब अब सब लोगों ने चुनाव की संभावनाओं की समीक्षा अलग तरीके से करनी शुरू कर दी है। 2 महीने पहले स्थिति ये थी, अगर कोई उत्तर प्रदेश के बारे में किसी से पूछता था तो कहता था भाई उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 62 सीटें जीती थी, इस बार तो 70 से 75 के बीच में सीटें आएंगी। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, एक आध और जीत लेगी, कांग्रेस 1 सीट जीत जाएगी रायबरेली की, बस। ये कुल मिला के पूरा सीन ये था, और बाकी मैदान साफ होने वाला है, ये इस तरह का ये था। लेकिन अब क्या है, अब आप किसी पत्रकार से पूछिए, पत्रकार कहता है कि मैंने 18 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची बना रखी है जो समाजवादी पार्टी जीत सकती है। ये देखो 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यहाँ पे बसपा बहुत जम के लड़ रही है। तो भाजपा जिन सीटों पे जीत सकती है, उनकी संख्या उत्तरोत्तर समीक्षकों की निगाह में कम होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। हम लोगों को यह भी नहीं पता था कि रेवन्ना साहब वहां पर और प्रज्वल रेवन्ना जो है इतना बड़ा सेक्स कांड कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में वाट लगा दी, अपनी पार्टी की भी वाट लगा दी, अपने जो बाबा हैं एचडी देवगौड़ा उनकी भी वाट लगा दी उन्होंने, और साथ साथ में बीजेपी की भी वाट लगा दी उन्होंने। हम लोगों को यह भी नहीं पता था कि आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के नेता हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके साथ में पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के इतने ज्यादा वोटर जुड़े हुए हैं। क्योंकि तेलुगु देशम ने भाजपा से समझौता कर लिया है, इसलिए सारे मुसलमान भी उधर चले गए हैं पूरी की तरह। तो वाईएसआर रेड्डी बहुत ही मजबूत स्थिति में वहां खड़े हो गए हैं आंध्र प्रदेश में। तकरीबन वैसा प्रदर्शन वो कर सकते हैं जैसा पिछली बार उन्होंने प्रदर्शन किया था, सूबड़ा साफ कर दिया सभी का, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो ये सब बातें हम लोगों के सामने स्पष्ट नहीं थी। जैसे जैसे ये बातें स्पष्ट हुई हैं, वैसे वैसे चुनावी समीक्षा का पूरा अंदाज
उसका प्रस्थान बिंदु, उसका निष्कर्ष, उसकी संभावनाएं, उन संभावनाओं को कैसे टटोला जाता है, ये सारी की सारी बातें बदल गई हैं। इस वक्त हम लोग एक ऐसे मुकाम पर खड़े हुए हैं जब आधी सीटों के ऊपर आधी सीटों का फैसला मतदान वोटिंग मशीनों में बंद हो चुका है, जबकि चुनाव के प्रति हमारी दृष्टि जो है वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब ये बात महत्वपूर्ण नहीं रह गई है कि विपक्ष एकता नहीं कर पाई, ये बात सही है, विपक्ष एकता नहीं कर पाई, लेकिन जनता अपना काम कर रही है। असली बात ये है जी मतलब अगर चुनाव ये भाजपा की मर्जी के खिलाफ नहीं, मर्जी के मुताबिक नहीं आते हैं, तो इसमें विपक्ष की भूमिका तो होगी ही, क्योंकि उम्मीदवार तो उसी के जीतेंगे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण ये होगा कि जनता अलग करेगी। अब मैं आपको बताता हूं, जिस कैब में मैं सफर कर रहा था, यानी जो टीवी चैनल की कैब थी, वो लोग घर पर गाड़ी भेजते हैं, ले जाते हैं, तो ड्राइवर बदलते रहते हैं, मतलब रोज एक बार होता है, कोई एक ड्राइवर ले जाता है, अदर्स उसको दूसरा ड्राइवर लाता है। तो मैंने ऐसे ही निकल के प्रोग्राम करके आ रहा था, मैं शो करके आ रहा था, 2 घंटे लंबा शो था, करके आ रहा, तो मैंने पूछा, ड्राइवर साहब आपको क्या लग रहा है चुनाव का? मैं ड्राइवर को पहचानता भी नहीं था, अभी भी उसकी शक्ल मेरे दिमाग में स्पष्ट नहीं है। उसने कहा सर 50-50 है, किधर भी जा सकता है चुनाव। आप सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति कह रहा है। दूसरा ड्राइवर जो कि 10 उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा करके आ रहा था शिरीन के साथ, जो कि एबीपी चैनल की एंकर हैं, उन्होंने कौन बनेगा प्रधानमंत्री प्रोग्राम करते हैं, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का दौरा करके आ रहा था 6-7 दिन लगातार। उससे हमने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी के कहने पे हमने उनके उम्मीदवार को 2 बार वोट दिया, उनके उम्मीदवार ने, उनके सांसद ने कोई काम नहीं किया, 10 साल हो गए, 10 साल से कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की जिम्मेदारी थी कि उनसे काम लेते, हमने उनके कहने पे वोट दिया था, अब हम तो जवाब तलब मोदी जी से करेंगे। तो उसने कहना इसलिए लोग नाराज हैं, वोट टूट रहे हैं, वोट टूट रहे हैं। अब ये वोट किसके टूट रहे हैं? बीजेपी को जो 37.8% वोट प्राप्त हुआ था, उसमें से आप मान के चलिए कि 15 से लेके 15% वोट ऐसा था जो जबरदस्त पार्टी लॉयल्टी का वोट था, वो अभी भी बीजेपी की तरफ आंख घूम के जाएगा। लेकिन बाकी जो 20, 22, 23% जो वोट था, वो पार्टी लॉयल्टी का वोट नहीं था, वो सामान्य लोगों का वोट था, जो कांग्रेस के शासन से उगता चुका था, जो देश में एक स्थिर सरकार चाहता था, जो जिसने मोदी जी की बातों पे भरोसा किया है, अब महंगाई की मार वगैरह इन सब नारों पे भरोसा किया उसने, उसका था मतलब। तो वो वोटर जो है ना, वो वोटर कह रहा है ये कि हमने तो आपके नाम, आपके कहने पे 2 बार वोट दे दिया, हम तीसरी बार आपको उस तरीके से वोट नहीं देंगे, हम सोचेंगे इसके ऊपर वोट दें ना दें। अब विदेशी अखबार पत्रिकाएं हैं, उनके यहाँ पे पत्रकार आते हैं, आगे दिल्ली में गांव भी जाने की कोशिश करते हैं, आसपास के इलाकों में भी जाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बॉम्बे भी गए हैं, कुछ लोगों ने बंगाल में भी जाके रिपोर्टिंग की है, कुछ लोग यहाँ कनॉट प्लेस में भी घूमे हैं। एक बंदी जो कनॉट प्लेस में घूमती रही 3-4 दिन तक, और आम लोगों से पूछती रही, जो बैठे हुए चाय पी रहे हैं, उसमें बाग में टहल रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे पूछ रही, उसने कहा कि मोर देन 50% लोग मोदी के खिलाफ बोल रहे थे। और जब उसने इंस्टीट्यूट में जाकर छात्रों से बात की, यानी जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो लोग एमबीए कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स का कहना ये था कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि भाई हमको प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल समा जो है पूरी तरीके से बदल चुका है, और हम लोग एक बदलते हुए चुनाव के बीच में खड़े हुए हैं। जैसे युग बदलता है ना, और हम लोग कहते हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि युग बदल रहा है, और हम इस युग के गवाह हैं, साक्षी हैं हम इस युग के। उसी तरीके से एक बदलता हुआ चुनाव है जिसके मध्य में हम लोग खड़े हुए। जी, मैं एक जगह भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये हो रहा है। और केजरीवाल का छूटना, संजय सिंह का छूटना, ये सब इस बदलते हुए चुनाव में चुनाव को और ज्यादा, उसके परिवर्तन को और ज्यादा प्रभावी बनाता है, उसमें उसका रफ्तार और बढ़ेगी। मैं प्रोफेसर साहब एक मेरे 2 प्रश्न एक साथ है। ये जो मोदी जी, जैसा आपने कहा, हम सबको महसूस हो रहा है कि पिछले 20 दिन में वो नया कुछ लेके आते हैं, और जिसको अगर सही कहा जाए, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। उसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि वो जानबूझ के मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए कर रहे हैं, कि कोई उनसे महंगाई, बेरोजगारी, ये एंगल है। लेकिन एक दूसरा एंगल मैं आपसे मैं एक तो प्रश्न ये हो गया इसका, एक आप जरा मुझे समझाइएगा। एक नई चीज और हुई है जिसपे किसी ने बहुत बोला नहीं,
मोदी जी ने 8 तारीख को एक वक्तव्य दिया कि अंडानी अंबानी का काला धन बोरों में भर के लपेट रहे थे और टेम्पो में गया, और उन्होंने उसको उस दिन हमला बोला कांग्रेस के ऊपर कि वो टेम्पो में भर भर के अंबानी और अडानी काला धन इनको पहुंचाए हैं। मैं उसका एक रिप्रोकेशन है कि लोग कह रहे हैं भाई अगर आपको प्राइम मिनिस्टर, आपको ड्यूटी बाउंड है कि आप इसके एफआईआर करिए, गिरफ्तार कराइए। लेकिन मैं उसका दूसरा पक्ष आपको बता रहा हूं। ये हुआ है 8 तारीख को। 9 तारीख को थर्सडे को, ये 8 को जब ये सब कर लिए हैं, मोदी जी को 9 को ये एक रैली नहीं की, सारी रैली कैंसिल थी मोदी जी की 9 की। तो क्या मोदी जी को कहीं से कहा गया कि खबरदार अगर रैली की तो? लेकिन मोदी जी को कहने वाला कौन? भाई एक ही व्यक्ति ये कह सकता है। या मोदी जी को खुद ही लगा कि नहीं यार, दोस्त के प्रति ज्यादा बोल गए तो उनको खुद ही धक्का पहुंच गया। क्योंकि मोदी जी चुनाव के मौसम में रैली 0, उनका एवरेज, ये एक स्टैटिस्टिक्स निकली है, मैं उसके हिसाब से एवरेज ट्वीट पर डे वो 50 से ऊपर पिछले 6 महीने से कर रहे थे। परसों उन्होंने 4 ट्वीट किए हैं। तो क्या डिप्रेशन में आ गए, या डांट पड़ी, या उनको लगा कि नहीं, ग्लानि हुई कि मैंने अपने दोस्त का नाम ले लिया? मैं दोनों पक्ष पे, मुद्दे से हटाने वाला और दूसरा पक्ष ये कि जो टेम्पो में भर भर के पैसा वाला हुआ है, उस पे एकदम से गायब क्यों हो गए प्रचार करते करते? एक राय ये है कि मोदी जी रोज जो नया चटपटा जायकेदार किस्म का एक फुस्कल, एक शगुफा ले आते हैं और उसको अपने भाषण में पेश करते हैं, तो उसके पीछे एक ये इरादा भी हो सकता है, एक डिजाइन हो सकती है उसके पीछे कि ये महंगाई, बेरोजगारी, इन सब सवालों के ऊपर, गरीबी, घटती हुई आमदनी, इन सब सवालों के ऊपर चर्चा ना हो पाए। तो इस काम में वो एक हद तक सफल भी है, लेकिन वो सफलता बहुत सीमित किस्म की सफलता है। वो जो कमर्शियल चैनल्स हैं, जिनको मैं सरकारी मीडिया नंबर 2 कहता हूं, सरकारी मीडिया एक तो दूरदर्शन है, नंबर 2 वो कमर्शियल चैनल है। इन सरकारी मीडिया में वो कामयाब है। सरकारी मीडिया मोदी जी के उसी शगुफे में बात करता रहता है। मुझे भी वहां बुलाया जाता है, मुझे भी उन्हीं सवालों के ऊपर बोलना पड़ता है। उसमें अपवाद मेरे ख्याल से केवल ये संदीप चौधरी का प्रोग्राम है, सीधा सवाल, जिसमें वो रोज महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे में कुछ ना कुछ बात रखते ही रखते हैं, हर तरीके से। तो वो ये, लेकिन ये सफलता है, लेकिन एक सीमित सफलता है। मैं मानता हूं कि जनता के दिमाग में ये मुद्दे हैं, आम लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं, नौजवानों के दिमाग में ये मुद्दे हैं, स्त्रियों के दिमाग में ये मुद्दे हैं, सबके दिमाग में ये मुद्दे हैं। और ये मुद्दे मोदी जी कितने भी शगुफे छोड़ते रहे, ये मुद्दे नहीं जाने वाले। ये मुद्दे लोगों की राजनीतिक समझ को प्रभावित कर चुके हैं और लगातार प्रभावित कर रहे हैं। मोदी जी उस जो असर पड़ चुका है उसको बदलने में नाकाम, ऐसी मेरी इसके अंदर राय है जी। अब दूसरा सवाल ये है अदानी अंबानी वाला, तो ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। और मुझे तो लगता ये है कि ये जिस दिन मोदी जी ने सवाल उठाया तो मेरा कहना था कि ये इस बात का सिक्का बंद सबूत है कि मोदी जी पूरी तरीके से घबरा चुके, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए अगले दिन आपने ध्यान दिलाया, उस अगले दिन कोई रैली कैंसिल कर दी गई उनकी, मोदी जी की। और रैली, उसके अगले दिन भी उन्होंने कुछ ऐसा भाषण नहीं दिया, मतलब भाषण में ये बात नहीं कही। तो ये बात एक दिन कही गई, उसके बाद से बिल्कुल गायब हो गई। अमित शाह ने भी इस बात को नहीं दोहराया और मोदी जी के दूसरे जो सलाहकार, समर्थक वगैरह जो भी बोलते रहते हैं सार्वजनिक मंचों पर, उन्होंने भी इस बात को नहीं दोहराया। ये केवल एक ही दिन कही गई, मेरे ख्याल से एक दिन में भी शायद 1 या 2 बार ही कही गई ये बात, क्योंकि ये बात मोदी जी के लिए विनाशकारी साबित हुई है। विनाशकारी इन अर्थों में कि एक अचानक सब लोगों को लगता ये है कि देश की कारपोरेट पूंजी अलग तरीके से राजनीतिक परिस्थिति का आकलन कर रही है। कारपोरेट पूंजी को यकीन नहीं रह गया कि इस बंदे को बहुमत मिलने वाला है, इसलिए कारपोरेट पूंजी ही अपनी तरफ से विपक्ष के साथ में संपर्क कर रही है। और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अगर विपक्ष की सरकार बनी तो उसमें कांग्रेस ही उसके केंद्र में होगी, जिस भी रूप में हो। तो वो कांग्रेस, इसलिए उसने कारपोरेट पूंजी ने विपक्ष के ऊपर भी, कांग्रेस के ऊपर भी अपना हाथ रख दिया। ये चीज बहुत मोदी जी के भाषण से तेजी के साथ कन्वे हुई है, तेजी के साथ लोगों तक पहुंची है। और जैसे ही इन लोगों को एहसास हुआ ये कि ये हो गया, गलती हो गई हमसे, वैसे ही इन्होंने इसके ऊपर चुप्पी साध ली। अब कोई इसके बारे में नहीं बोल रहा। जी जी प्रो साहब, एक चीज और, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से प्लानिंग से ज्यादा थोड़ा इस समय का माहौल उनको उनका फायदा पहुंचा रहा है, मतलब उनको उत्साह दे रहा है। प्रियंका गांधी अब आके अमेठी में बैठ गई हैं
और आपने 2 दिन पहले देखा होगा, मुझे तो स्टूडेंट डेज के ज़माना याद आ गया, जब वो गाड़ी के बोनट पे चढ़ के, और आजकल मॉडर्न हो गया इसकी मोबाइल की रोशनी में बिना माइक के अगर बोल रही थी, तो देखिए ये जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तब तक लोग नहीं बोल सकते। मैंने बहुत से नेताओं को देखा, क्योंकि बिना माइक के आप तभी बोलते हैं जब नीचे से आपको वापस वो आ रहा हो, वो फील होता है जो भी। तो प्रियंका गांधी ने तो बिल्कुल कमर कस ली है कि इस बार वो केवल अमेठी रायबरेली नहीं, उसकी वजह से अगल बगल की 5-6 सीट पे फर्क पड़ रहा है। मेरी अपनी खबर यह है, मैं सुल्तानपुर के एक प्रिंसिपल साहब, मतलब एक 2-3 लोगों की बात कर रहा हूं जो कह रहे हैं मेनका गांधी का भी चुनाव हारने की पूरी संभावना बन गई है उनके वहां रहने से। कल रात मेरे घर पे कुछ लोग प्रतापगढ़ के थे, उनका कहना है कि प्रतापगढ़ में भी बिल्कुल ये हार रहे हैं। राजा भैया को इन लोगों ने बिल्कुल किनारे किया है, उसकी वजह से कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों सीटों पे, कौशाम्बी से तो प्रताप राजा भैया की अपनी, ये प्रियंका ने जो एकदम से, और वो मोदी जी का जवाब वही दे पा रही है। वो शहजादा बोल रहे हैं तो वो शहनशाह बोल रही है, और शहनशाह के उसमें ज्यादा फिट मोदी जी भी हो रहे हैं। थोड़ा मैं एक छोटी टिप्पणी प्रियंका के रोल के ऊपर भी, बिल्कुल वो इस समय प्रियंका गांधी एक सबसे पहले जो मेरे पास जो मतलब संदेश आ रहा है इस पूरी बात का, मैं जिस तरीके से आकलन कर रहा हूँ, और मुझे प्रियंका के ऊपर तो विश्वास था कि वो एक दिन बहुत अच्छी राजनीतिक वक्ता बनेंगी, क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी है और प्रभावपूर्ण हिंदी है और व्यक्तित्व तो उनका प्रभावशाली है ही। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने खासतौर से वो कौन सा निर्वाचन क्षेत्र था जहां उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था, अच्छा भाषण दिया था, अभी नाम ध्यान आ जाएगा मुझे, शहीदों वाली जब बात कही थी अपने कि मेरे पिता को टुकड़े लेके आई थी, राजस्थान का कोई वो था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, अभी उसके जगह का नाम याद आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत अच्छी राजनीतिक वक्ता बनकर उभरी हैं वो, बहुत ही सुंदर भाषण दे रही हैं। उनके भाषण शिष्ट भी होते हैं, वो आक्रामक भी होते हैं, और उनमें बड़ा तीखापन भी होता है। और सबसे ज्यादा ताज्जुब तो मुझे ये हुआ कल राहुल गांधी का भाषण सुन के, जो टीवी पे दिखाया रहा, तो बहुत देर तक टीवी वाले राहुल गांधी का भाषण इतना नहीं दिखाते थे, बहुत देर तक भाषण दिखाया गया। हम लोग तो सुनते ही रहे राहुल गांधी का भाषण वहां खड़े होकर। ये लखनऊ वाला जो था, निर्वाचन क्षेत्र का नाम याद नहीं है, इतना बढ़िया भाषण राहुल गांधी, कल 3 जगह गारंटी देता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और यहाँ पे आंधी आ रही है एनडीए की, इंडिया की आंधी आ रही है उत्तर प्रदेश में, ये वाला भाषण। कन्नौज तो संविधान की किताब उठा के, छोटी सी संविधान का गुटका उठा कह रहे थे कि असली मुद्दा ये है, संविधान बदला जाएंगे, ये बार बार लाल रंग का वो उठा के बता रहे थे। कन्नौज वो राहुल गांधी का इतना प्रभावशाली भाषण था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था राहुल गांधी बोल रहे। पहले राहुल गांधी अपने भाषण को जल्दी खत्म कर देना चाहते थे, उनमें स्टेमिना नहीं था पॉलिटिकल स्पीच देने का। लेकिन अब तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से अंग्रेजी के लफ्जों का कम से कम इस्तेमाल करते हुए, प्रियंका गांधी तो बिल्कुल अंग्रेजी के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करती है, राहुल गांधी करते हैं लेकिन उनकी भी संख्या कम होती जा रही है, करते हुए बहुत ही अच्छा वो भाषण दे रहे थे। और मुझे लगता यह है कि कांग्रेस की वक्त ने और परिस्थितियां जो है ना, वो कांग्रेस की इस मामले में मदद कर रही है। आपने ठीक ही कहा। जी, मैं एक जगह और करूंगा, क्योंकि मोदी जी तो जो डैमेज कर रहे हैं पार्टी का कर रहे हैं, डैमेज करने में मतलब बट्टा बिटाने में अमित शाह भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमित शाह लखीमपुर खीरी पहुंचते हैं, अजय टेनी का लड़का वहां पे वो आरोपित है कि भाई 4 किसानों की उसने गुस्सा आ गया तो थार से रौंद दिया था, और रौंद के मार दिया था। वहां टेनी जी के लिए कहते हैं, और टेनी जी खुद 302 के अभियुक्त हैं, उनको हाईकोर्ट में अभी केस उनका चल रहा है, 302 हत्या। उनके लिए वो कहते हैं कि अगर आप इनको फिर चलाएंगे तो इनको मैं और बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब टेनी को लोग कह रहे हैं भैया अभी तो 4 को रौंदा है, तो क्या ट्रक से 40 को रौंदने का वो है, क्या बड़ा आदमी बनाओगे। दूसरा, उसी मीटिंग में उन्होंने एक और अभद्र काम किया कि राहुल गांधी की अगर नानी भी ऊपर से आ जाएंगी तो नहीं, तो लोगों ने कहा नानी तो याद लग रहा है कि राहुल गांधी ने तुम्हें अपनी याद दिला दी है। मैं दोनों पे, क्योंकि अमित शाह भी बट्टा बिठा रहे हैं बीजेपी का। देखिए, वो अमित शाह बहुत ही मुझे अपने भाषणों में अनावश्यक रूप से आक्रामक नजर आते हैं। अब एक उत्तर प्रदेश की ही एक रैली थी जहां पे उत्तर प्रदेश में सीएए का कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे रैली में बहुत देर तक वो सीएए के ऊपर बोलते रहे,
और वहां उन्होंने बीजेपी वालों ने 1-2 लोग सीए के पोस्टर लेके मतलब खड़े करवा दिए थे ताकि अमित शाह को उसका वो मिल सके, मतलब पैग मिल सके, अमित शाह को वो मिल सके, संदर्भ मिल सके उस बोलने का। तो वो जहां जितने पत्रकार थे सब इस बात पे हंस रहे थे कि देखिए अब ये यहाँ पे सीए के लिए बोल रहे हैं, सीए का यहाँ पे क्या हो जाए। अब स्थिति यह है कि सीए का मामला पश्चिम बंगाल में भी फ्लॉप हो गया है। पश्चिम बंगाल में सीए बैकफायर कर रहा है भाजपा के लिए। फायदा देने की बजाय जो है जल्दबाजी में जो उसकी नियमावली बनाई गई है वो ठीक नहीं बनाई गई। उससे क्या है कि मतुआ वोटर भी जो है संतुष्ट नहीं है उससे। तो कोई भी सीए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर रहा है। सबको ममता बनर्जी की ये चेतावनी याद आती है कि जिस क्षण आपने सीए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया उसी क्षण आप घुसपैठिए बन जाएंगे। नागरिकता आपको बाद में मिलेगी, पहले तो आप घुसपैठिए बन जाएंगे। तो ये स्थिति है, वो बहुत चीजें इनकी बैकफायर कर रही है। जी, मैं अंतिम प्रश्न पूछूं से पहले साक्षी कह रही हैं कि वो प्रियंका गांधी की वो वक्तव्य मुरैना के मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा। हाँ, मुरैना के मध्य प्रदेश, ठीक, अब ध्यान आ गया। मुरैना इटावा के पास में है, फिर भी मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। जी जी जी। मैं अब एक चीज अंतिम, इसी से चर्चा समाप्त करेंगे। एक नई मांग और अभय जी हो रही है, और ये इस बात को जस्टिस लुकूर और देश के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने शुरू किया और अब कई जगह से बोला जा रहा है कि भाई राहुल जी मोदी जी की एक डायरेक्ट डिबेट हो जाए। राहुल तो अब उसको हर उसमें कल से बोलने लगे। कल वो लखनऊ में थे, एक सम्मेलन में बोल रहे थे। वो कह रहे हैं मोदी जी आइए हम और आप बिना किसी बीच के बिचौलिए के हम और आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, आइए बातचीत किया जाए। ये मांग मोदी जी को और बैकफुट पे लाएगी कि आपको लगता है कि 1% भी संभावना है कि मोदी जी चैलेंज स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि आओ चलो आमने सामने बात हो जाए? 0.001% भी संभावना नहीं है इस बात की। मोदी जी कभी भी ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं जाने के लिए तैयार होंगे जहां उनसे पलट कर सवाल किया जा सके, जहां उनकी बात का खंडन किया जा सके, जहां उनकी कही हुई बात को चुनौती दी जा सके। वो कभी भी कभी नहीं करेंगे। इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इसीलिए उनके सारे इंटरव्यू मिले हुए इंटरव्यू होते हैं, पहले से फिक्स इंटरव्यू होते हैं। कभी भी वो ऐसा कोई काम, क्योंकि वो सारे झूठे तथ्य देते हैं, झूठे तर्क देते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं चीजों को। जो व्यक्ति ऐसा करता है उस व्यक्ति को इस बात से हमेशा डर रहता है कि हम ऐसी किसी परिस्थिति में ना जाए, ऐसी किसी सिचुएशन में ना जाए जहां हमसे पलट के सवाल पूछा जा सके, जहां हमसे जिरह की जा सके। मोदी जी जिरह, अब राहुल गांधी सामने आएंगे तो राहुल गांधी उनसे जिरह करेंगे, राहुल गांधी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, यही तो जिरह होती है। तो वो मोदी जी कभी नहीं करना चाहेंगे। नहीं तो मोदी जी भी तो जिरह कर सकते हैं राहुल गांधी से। भाई मोदी जी जिरह कर सकते हैं, उनके पास मौका है, लेकिन खुद वो दूसरे को मौका नहीं देना चाहते। अच्छा जी, हाँ, जी। खुद दूसरों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। भाई अब आप सोचिए ना, ये वो व्यक्ति है जिसने अपने 2014 में जो पहली चुनावी मुहिम चला रहा था, उन्होंने बिहार में ही कहा था जब सिकंदर बिहार आया था, इसने बोला था। तो इससे आज तक किसी व्यक्ति ने पलट के नहीं पूछा कि भाई सिकंदर बिहार कब आया था, सिकंदर और बिहार का रिश्ता क्या है। किसी ने आज तक पलट के नहीं पूछा, क्योंकि किसी को उसने इजाजत नहीं दी पलट के पूछने की। ये बात 10 साल पुरानी हो गई है। 10 साल से ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, 10 साल से ये व्यक्ति उल्टी सीधी बातें कर रहा है, 10 साल से ये व्यक्ति दूसरों के वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ रहा है, 10 साल से ये व्यक्ति विपक्ष को गालियां दे रहा है, विपक्ष को कमतर बता रहा है, उनको भ्रष्ट, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब बता रहा है। तो 10 साल से जो आदमी ऐसा कर रहा है, अब वो आके अब 10 साल बाद, जबकि मुझे लगता है कि अपने प्रधानमंत्रित्व के वो आखिरी दौर में है, तब वो ऐसा क्यों करेगा? जी, मैं प्रो साहब आप आज बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगली बार जब हम लोग बात करेंगे तो शायद चौथे फेज का इलेक्शन हो चुका होगा। काफी चीजें अब भी क्लियर होती जा रही हैं और फोकस होती जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।